बाकी आप इसे पीछे से पढ़ लेंगे, मतलब वीडियो लेक्चर से पीछे का देख लेंगे। केमिस्ट्री के एक ही लेक्चर में लगभग 1 घंटे का है, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं और बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा उसमें। अगला है आपका ठोस विलयन। ठोस विलयन, ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस होता है क्या कहलाता है? ठोस विलयन कहलाता है। ठोस का मतलब ये होगा आपके लिए उसके कण दिखाई देंगे, मतलब कण उसके कैसे होंगे? ज्यादा पास पास होंगे। ठोस विलयन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रतिस्थापी ठोस विलयन, और एक होता है अंतराकाशी ठोस विलयन। प्रतिस्थापी ठोस विलयन, अंतराकाशी ठोस विलयन। अब आप इसे बड़े आसानी से समझ लेंगे, मेरी तरफ देखते रहना, ठीक है? कॉपी किताब पर तवज्जो मत देंगे। कंचे खेले हो? ठीक है, कंचे ऐसे रखे हुए होते हैं, लड़कियां वो खेली होंगी पिचकुट्टे इनसे कहते हैं। वो पिचकुट्टे भी तो होते हैं वो। हाँ वो भी ठीक है। इस तरह से आप कंचों को अगर पास पास में रखें तो आपको लगेगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि क्रिस्टलों का जाल बन गया है, मतलब अणुओं का क्या बन गया है? जाल। बना नहीं बना है? तो इसे हम कहेंगे जालक। क्या नाम देंगे? जालक। ये हमारे जो ठोस थे, उन ठोस को या कंचों को मैंने एक साथ रख दिया है, तो उनकी एक जाली सी बन गई, उसे नाम देना है हम जालक। अब इस जालक में एक कोई भी कण है, कोई भी एक कण अगर आप लोगे तो उसे हम कहेंगे अवयवी कण, या आप केवल कण कह दो कि किसी ठोस के जालक के कण, किसी ठोस के जालक के कण, मतलब उसका एक कण, ठीक है। अब देखो नाम चीक सी कह रहा है, प्रतिस्थापी का मतलब है, मान लीजिए मैंने ये एक प्रकार का ठोस लिया हुआ है, इसे हमने ए कह दिया है, इसमें सारे कण ए के मिले हुए हैं, ठीक है। और मैंने दूसरा वाला जो ठोस लिया है उसे मैंने नाम दे दिया है बी प्रकार का ठोस। इसमें भी डिजाइन है लल्ली जोया, इसमें भी देखो डिजाइन है नहीं, कलर दूसरे, इसी डिजाइन में दूसरा कलर, इसी कलर में दूसरी डिजाइन, इसमें दूसरे हैं, चौक में भी मेरे। हाँ ठीक है। तो मान लीजिए ए है, ये बी है, मुझे ए को अगर बी में घोलना है, ए को काय में घोलना है? बी में, या बी को ए में घोलना है, जिसमें भी आप घोलो, ठीक है। ए को अगर बी में या बी को ए में घोलना है तब क्या होगा? देखो मैं थोड़े कम बनाऊंगा, ये कण है, थोड़े कम बना रहा हूं, वैसे आपकी इच्छा है, ठीक है। इस तरह से प्रतिस्थापी का मतलब है एक को हटा करके उसके स्थान पर बैठ जाना। भाई प्रतिस्थापी मतलब क्या है कि आपको उतनी जगह से हटाया और आपके स्थान पर कोई दूसरा बैठ गया। अब यहाँ पर ये वाला ए था, मैं इसमें बी मिलाना चाह रहा हूं, तो हो सकता है कि दूसरा वाला बी आकर के यहाँ पर बैठ जाए ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पर बैठ जाए। लेकिन इस वाले को, पहले वाले को क्या करना पड़ेगा? सफेद वाले को हटाना पड़ेगा, सही है। तो पहले वाले कण को हटाया, यहाँ पर इधर देखो, दूसरा वाला कण वहां पर आकर के दूसरे विलयन का बैठ गया, इसे क्या नाम देंगे? प्रतिस्थापी विलयन, प्रतिस्थापी ठोस विलयन। तो ऐसा ठोस विलयन जिसमें किसी एक क्रिस्टल जालक के कणों के स्थान पर किसी दूसरे ठोस के कण आ जाते हैं, उसके स्थान पर किसी दूसरे दूसरे ठोस के कण आ जाते हैं, क्या कहलाता है? अंतराकाशी, सॉरी, प्रतिस्थापी ठोस विलयन कहलाता है। हाँ हाँ मिश्र, हाँ मिश्र था, ठीक। उसको हटा करके उसकी जगह पर अगर कण आ जाएंगे, वही तो विलयन है, ठीक है। उसमें अगर एक को हटा करके दूसरे कण आ रहे हैं तो क्या होगा? प्रतिस्थापित ठोस विलयन होगा। अब दूसरा कैसे बन सकता है? ये दूसरा ऐसे बन सकता है कि मान लीजिए ए प्रकार का विलयन है, ठीक है। अगर मुझे इसमें बी को मिलाना है, या मुझे, आप सही से बना लेना, ठीक है, लेकिन मुझ में मेहनत ज़्यादा पड़ रही है, इसमें बनेगा ठीक से। अगर मुझे ए प्लस बी बनाना, हाँ हाँ, ए प्लस बी अगर मुझे बनाना है तो आप ध्यान से देखोगे, 3 4 5, मैं अपने अंदाज से बना दे रहा हूँ, ठीक है।
अंतराकाशी में क्या होगा, इनके बीच अच्छा 4 अणु रखे होंगे, कोई खाली स्थान नहीं बचेगा। अब की बार हटाएगा नहीं आकर के कण, यहां पर आकर के बैठ जाएगा, इनमें आकर के बैठ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसे हम कहते हैं जो खाली स्थान है, इसे क्या नाम देते हैं, अंतराकाश। क्या नाम देते हैं, अंतराकाश। अब इसमें आकर के कोई दूसरा कण बैठ गया है तो उसे नाम क्या देंगे, हम अंतराकाशी विलयन। भाई मिल तो दो ही चीजें रही है ना, ए विलयन, ए कण ए बी में मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा है। अगर ए बी में मिले और पहले वाले ठोस के कणों को हटा करके उसकी जगह पे, उसकी जगह पे कोई दूसरे कण आ जाए, पहले वाले को हटा करके उसकी जगह पे क्या आ गए, दूसरे कण आ गए, उसे हम कहेंगे प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और हमने पहले वाले को हटाया नहीं है, उसके बीच में जो खाली स्थान था उसमें कण आकर के बैठ गए हैं, तो क्या होगा हमारे पास, वो अंतराकाशी ठोस विलयन। डेफिनेशन क्या लिखवाइए, डेफिनेशन लिखवाइए, किसी ठोस के क्रिस्टल जालक के अवयवी कण को प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर जब दूसरे विलय के कण आ जाते हैं तो उसे हम प्रतिस्थापित ठोस विलयन कहते हैं। और जब किसी विलायक के, या आप कह दो किसी ठोस के अंतराकाश में जो खाली स्थान उपस्थित होता है उसमें जब विलय के कण उपस्थित हो जाते हैं, मिल जाते हैं या बैठ जाते हैं आकर के, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहते हैं। सही है? या इधर चित्र बना लो, मैंने जो लाइनें छुड़वाई बाकी बना लो। अब आगे है बाष्प दाब, पढ़ा तो पहले भी होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग लेवल चलेगा यहाँ पर, वेपर प्रेशर। तो इसे समझने से पहले आप थोड़ा सा कॉपी बंद कर लें अमर भाई, ठीक है। तो इसे समझने से पहले हम थोड़ी सी तकलीफ ये कर ले रहे हैं कि हम पानी उबाल ले रहे हैं, पानी उबाल लें या दूध उबाल लें, ठीक है, चलो दूध को उबाल लें। क्या क्या नहीं, पानी क्यों नहीं उबलेगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, दूध उबाल ले रहे हैं, ठीक है, दूध में अब दूध पता ना, ज़्यादा लजीज नहीं बनाना है उससे, ठीक है। देखो, एक पानी उबाल, सॉरी दूध उबाल रहे हैं हम, ठीक, और दूध में हमने पानी मिलाया हुआ है, वरना सीधा सीधा खोया नहीं बनाना है हमें, ठीक है। दूध में पानी मिलाया हुआ है और इस पर हमने एक प्लेट ढक रखी है, और दूध की खास बात है कि तुम उसे ऐसे देखते रहोगे 10 घंटे तक, वो नहीं निकलेगा, और जैसे ही तुम्हारे जरा से पलक झपके वो कूद के तुरंत आत्महत्या कर लेगा, ठीक है। हाँ, और फिर अम्मा मारती हैं, ठीक है, और अम्मा मारने का प्रोसेस बिल्कुल अलग रहता है, एक राउंड और लगेगा। और अम्मी से खुद निकलता है ये दूध है, पानी उसमें मिलाया हुआ है, ये क्या बन गया हमारे पास, विलियन, ठीक है। दूध में पानी मिलाया, ये विलियन बन गया। अब हम इसे हीट कर रहे हैं, मान लो गर्म कर रहे हैं, या फिर ठीक, मैंने इसे गर्म किया, अभी गर्म कर रहे हैं, ठीक है, गर्म करेंगे तब मान लीजिए यहां तक भरा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताना, अभी जस्ट गर्म करने रखा ही है, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या इस प्लेट पर कोई पानी की बूंद वगैरह दिखाई देगी तुम्हें या नहीं देगी? अभी रखा ही है, थोड़ा गर्म होगा तो देगी ना, अभी रखाई। तो शुरुआत की अगर हम बात करेंगे, प्रारंभ में अगर हम बात करें तो इस पर पानी की बूंद नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा समय गुजारेंगे, गर्म करते रहेंगे, तब क्या होगा, इस पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगेंगी। पानी की बूंदें आई कहाँ से, और अभी आगे चल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं पानी की बूंदें आई कहाँ से। होता क्या है, देखो, कोई भी द्रव, आप एक पतीली ले लो, इसे ऐसे करके, अरे कलरली मेरी पहले से ही जहर है, ठीक है, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया, मेरी कला हमेशा से ऐसी रही है, देख के टीचरों ने उल्टी कर दी है ठीक है। तो देखो, अगर मैंने ऐसे ही रख दिया है पानी को, आप इमेजिनेशन करो कि आप पानी को ऐसे ही रख दें किसी बर्तन में, प्लेट में या किसी भी चीज में, तो क्या 2 घंटे 3 घंटे के बाद उतना ही पानी रह जाएगा? इससे आप ऐसे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हमने, एक तो मैं टीबी से बहुत परेशान हूँ, कि हमने एक पानी को भर के रखा, ठीक है,
और मैंने उसे 2-3 दिन के बाद देखा, क्या उतना ही पानी रह जाएगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पानी भाप बन करके उड़ता रहेगा। अब होता क्या है, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ, ठीक है, कोई भी द्रव हो, उसके जो कण हैं वो इधर उधर अपने आप गति करते रहेंगे, ठीक है, अपने आप इधर उधर गति करते रहेंगे। अब कुछ एक तो ऐसे होंगे, ये मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा संघट्ट का सिद्धांत में, ठीक है, कुछ एक कण तो ऐसे होंगे, जब ये गति कर रहे हैं इनके पास ऊर्जा होगी। कुछ कण तो ऐसे होंगे जो कहाँ तक आ जाएंगे, सरफेस तक आ जाएंगे, ऊपरी सतह तक आ जाएंगे। ऊपरी सतह के आने के बाद में कुछ कण ऐसे होंगे जिनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि वो सतह को छोड़कर कहाँ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। समझ में आ रही बात? सतह को छोड़ के कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। ये जो कण बाहर निकल रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वाष्प। क्या नाम देते हैं? वाष्प। अब आप इमेजिनेशन करो कि मैंने यहाँ पर जो प्लेट लगाई हुई है, इसे मैं गर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कण आए होंगे, नहीं आए होंगे, और ये भी इससे टकराए होंगे। अब ये कहाँ निकलना चाह रहा है, इनके पास ये एनर्जी, कहाँ निकलना चाह रहे हैं, ये बाहर वातावरण में जाना चाह रहे हैं। लेकिन सामने कौन रखी है, प्लेट, तो क्या प्लेट नहीं उठने लगेगी? ठीक है, आप अगर दूध और, हाँ, दूध होता है, दूध और पानी आप नहीं भी रखोगे, दूसरी चीज रखोगे जो वाष्प बना सकती हो, तब भी ये प्लेट क्या होगी, उठने लगेगी। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये नीचे से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, ठीक है, नीचे से क्या लग रहा है, प्रेशर मतलब दाब लग रहा है, और इस दाब को लगा कौन रहा है, वाष्प, तो इसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। ठीक है, तो अब मैं एक बार इसे फिर से बता दे रहा हूँ टेक्निकल भाषा में, कि यहाँ पर जो पानी था हमारा, या दूध था, जो भी विलियन था, वो हमारा कहाँ तक आया, उठकर यहाँ तक आया। पहले स्टार्टिंग में, शुरुआत में इस पर पानी की कोई भी बूंद नहीं थी। कुछ समय के बाद ये जो हमारा द्रव था, ये द्रव तो ये द्रव ही तो है, ये द्रव काय में बदल गया, हल्के हल्के वाष्प में। इस क्रिया को हमने कहा वाष्पन। क्या कहा? लेकिन जब यही वाष्प इससे टकराएगी तो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी, और क्या आपको पता है कि वो पानी की बूंदें फिर से नीचे गिरने लगेंगी, टपकने लगेंगी, ठीक है। तो पानी की बूंदें फिर से जो वाष्प, मतलब जो भाप बनी थी, वो काय में बदल गई, पानी में, वाष्प काय में बदल गई, पानी में। इसे हम कहेंगे द्रवण। इसमें दो प्रक्रियाएं हो रही हैं। एक कौन सी हो रही है, कि जो भाप है, मतलब द्रव है, जो वो काय में बदल रहा है, हवा में, वाष्प में, और वो वाष्प जब ऊपर टकरा रही तो वो काय में बदल रही है, फिर से द्रव में, ठीक है। अब एक स्थिति है, शुरुआत में तो यहाँ पर आप देखोगे जब, तो पानी नहीं होगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जितनी भाप बनती होगी उतनी बूंदें लगभग लगभग नीचे गिरती होगी, ठीक है। इस स्थिति को हम कहते हैं साम्य अवस्था। क्या कहते हैं? साम्य अवस्था। तो बहुत नॉर्मल सी एक लाइन की डेफिनेशन है, आपकी किताब में बड़ी लंबी चौड़ी भी दे रखी है। एक लाइन की डेफिनेशन है, साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था क्या होती है, दोनों की गति एक जैसी हो जाए। साम्य अवस्था में किसी भी द्रव के वाष्प के कणों का, किसी भी द्रव के कणों का किसी भी वाष्प के कणों का दाब वाष्प दाब कहलाता है। अरे वही तो मैंने बताया था, वाष्प जो दाब लगाएगी वो क्या होगा, वाष्प दाब होगा। तो आपके लिए साम्य अवस्था और लगाना है। साम्य अवस्था में किसी भी वाष्प के कणों का दाब वाष्प दाब कहलाता है। साम्य अवस्था और लगाना है। साम्य अवस्था में किसी भी वाष्प के कणों का दाब वाष्प दाब कहलाता है। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई। अब ये निर्भर किस किस चीज पर करेगा। अच्छा, इसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है, वाष्प है जो वेपर है, इसकी ताकत बहुत ज्यादा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप पड़ोस में बैठे, लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, और कुकर फट जाता है, ठीक है। हाँ, मेरे साथ कुछ हुआ था ठीक है, मेरे साथ मच्छरदानी लगी हुई थी, उसमें सीटी गिरी थी उसकी आकर के, ठीक है, कुकर की सीटी, मच्छरदानी भी गिरी थी, और जो है, पकने का नहीं पता, शायद दाल थी या और कुछ था, तो सीटी अलग नहीं गिरी हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। मतलब वो जब फटा था, तो उसके जो छींटे आए थे वो मच्छरदानी ने रोक लिए थे सब, और अच्छा खासा लेटा हुआ आदमी उठ के बैठ गया कि ये क्या हुआ, ठीक है। हाँ चिकन चिकन डिनर विनर है चलो देखो,
इतनी बात समझ, साम्य अवस्था पर वाष्प के कणों का दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, कि वाष्प दाब जो है मतलब वेपर का जो प्रेशर है वो कब बढ़ सकता है कब घट सकता है। तो पहली बात तो ये डिपेंड करेगा आपका अंतरायनिक, अंतराणविक लिख लो, अंतराणविक आकर्षण बल पर। आकर्षण बल, इसमें क्या होगा, कोई भी आपने अगर द्रव लिया हुआ है, ठीक है, तो उनके बीच, उसके कणों के बीच एक बल काम करेगा जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, जो कहेगा नहीं मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, वो जाने नहीं देगा। तो एक बल काम करेगा। अगर वो बल ज्यादा है, मेरी बात ध्यान सुनना, दो कण है, एक कण ये है दूसरा कण ये, अगर वो बल ज्यादा है, ठीक है, एक दूसरे को खींच रहा है, तो मुझसे कितना ही बच लो, लेकिन मुझे पता है कि बहुत देर से ये काम कर रही तुम, ठीक है, इधर ध्यान दे रहे हो। इन दोनों के बीच एक बल होगा जो एक दूसरे को खींचेगा। अगर ये ज्यादा है तो क्या ये आसानी से निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना, ठीक है। और अगर ये कम है तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो पहला क्या होगा, द्रव की प्रकृति पे निर्भर करेगा, मतलब अगर द्रव के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है, अंतर आणविक आकर्षण बल ज्यादा है, तो वाष्प कैसी बनेगी? कम। और वाष्प दाब भी कैसा होगा? कम। आ रही बात समझ में? ठीक। तो अगर द्रव की प्रकृति, सॉरी, द्रव की प्रकृति कैसी है, उसके द्रव के कणों के बीच अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है, तब वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? कम, क्योंकि कण जो है वाष्प के वो कैसे बनेंगे? कम बनेंगे, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान सुनो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ताप बढ़ा दूं, चलो इसे आप ऐसे करके समझ लो कि वाष्प दाब बढ़े घटेगा। टेम्परेचर हमने बढ़ाया है इसी कुकर में या भगोने में, ठीक है, मैंने दूध में पानी मिला के ऐसे ही रख दिया, ठीक है, कुछ नहीं किया, गैस उस पर कुछ भी नहीं रखा, आग से दिखाई नहीं, ऐसे ही रख दिया। अब मुझे बताओ, तब दाब ज्यादा होगा या मैं गर्म करूंगा तब दाब ज्यादा होगा? एग्जैक्टली exactly। क्यों? क्योंकि गर्म करने से इसके कणों के लिए अधिक ऊर्जा मिल जाएगी और वो ज्यादा तेजी से ऊपर की ओर जाएंगे और ज्यादा तेजी से निकलने लगेंगे। ज्यादा तेजी से निकलेंगे तो ज्यादा दाब लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो ताप बढ़ाने से दाब कैसा होता है? वाष्प दाब बढ़ जाता है, ठीक है। ताप बढ़ाने से वाष्प दाब बढ़ जाता है। अब एक साइंटिस्ट थे राउल्ट, क्या नाम था? राउल्ट। उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया हुआ है और कुछ नहीं बताया है, ऐसे एक नियम बना गए और तुम लोग पढ़ रहे हो वैसे, ऐसे न्यूटन चाचा तुम्हें दुखी कर गए, ठीक। देखो, आ, मैं फिर से वही उदाहरण ले रहा हूँ, दूध और पानी का। अब मुझे एक बात बताओ, अगर दूध भाप बन के उड़ेगा तो पानी भी, पानी अगर भाप बन के उड़ेगा तो दूध भी तो उड़ता होगा थोड़ा बहुत, सही है, दोनों उड़ेंगे भाप बन करके। तो मैं कह दूंगा ये जो प्रेशर लगाएगा इसे कह देंगे पी ए, प्रेशर ऑफ ए, मतलब अगर मैं इसे ए मान लूँ इसे बी मान लूँ, तो प्रेशर ऑफ ए, और ये जो लगाएगा वो उसे क्या कहेंगे? प्रेशर ऑफ बी। अच्छा, अगर पूरा है तो कुल दाब हो ही जाएगा, और अगर पूरा नहीं है तो हम कहेंगे आंशिक दाब, ठीक है। अब जो भी कुल प्रेशर लगेगा तो मैं इसे पी लिख सकता हूँ, दोनों भाप बन के उड़ेंगे, तो मैं कहूंगा इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर बराबर कुल प्रेशर के होगा, होगा कि नहीं होगा? कुल दाब के बराबर होगा। अगर मैं बात करूं सबकी तो कुल दाब आ ही रहा है, और अगर हम बात करें केवल एक की तो इसे कहेंगे हम आंशिक दाब। क्या कहेंगे? आंशिक दाब। बी भी हमारा क्या होगा? आंशिक दाब। अलग अलग अगर हम बात करेंगे, आंशिक, आंशिक का मतलब होता है कम, तो ये तो कम ही लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम दोनों जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कुल दाब आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा ऐसे करके समझो, मान लीजिए पत्थर है, बजरी या कंकड़ मान लो आप, कंकड़ में मैंने पानी मिलाया हुआ है। अब इनमें से भाप बन के कौन उड़ सकता है? दोनों में से पानी उड़ सकता है, ठीक है, ये तो उड़ ही नहीं सकता, तो मैं इसी का आंशिक दाब बोलूंगा नहीं बोलूंगा? मैंने इसे कह दिया इसी का आंशिक दाब बोलेंगे। तो उन्होंने क्या बताया, राउल्ट ने बताया कि अगर कोई विलियन है, बनेगा तो विलियन ना, अगर कोई भी विलियन है जो भाप बन के उड़ जाएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, उसे कहेंगे हम वाष्पशील। क्या कहेंगे? वाष्पशील। और जो भाप बन के नहीं उड़ेगा उसे क्या नाम देंगे? अवाष्पशील, ठीक है। क्या नाम देंगे?
अवाष्पशील। अब दो चीजें हैं, भाप बन के केवल ये उड़ेगा। तो राउल्ट ने बताया कि किसी विलयन में से वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है, समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर से बता रहा हूं, किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और मोल प्रभाज की डेफिनेशन मैंने तुम्हें कल लिखाई है। क्या है मोल प्रभाज डेफिनेशन? अगर मैं बता रहा हूं आपके लिए, ऊपर क्या लिखना होता था, विलय, और नीचे विलियन, ये तो लिखना होता था। तो बस यही था। अगर आपके लिए निकालना है विलय का मोल प्रभाज, आपके लिए विलय का अगर मोल प्रभाज निकालना है तो क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या, विलियन का मोल, विलायक का मोल प्लस विलय का मोल, विलायक प्लस विलय था तो विलियन तो ही बनेगा। ये क्या होगा, विलियन के मोलों की संख्या। बड़ा आसान है, ऊपर विलय है, नीचे क्या है, विलायक, वो सॉरी नीचे क्या है, विलियन। केवल एक ही मोललता जो था उसी में नीचे विलायक था, बाकी सब में तो सेम था। पढ़े कॉपी के पन्ने अपने आप पढ़ ले आने, कोई भूत तो नहीं घूम रहा है यहाँ पर। अरे पढ़ गया, दरोगा बन गया भूत नहीं, ये सबको पकड़ के ले जाएगा हैं? तो पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। ठीक है, दरोगा से उससे दोस्ती भी तो नहीं करनी। और वो वाली कहानी सुनी है कि दादा ने तुम्हारे या परदादा ने बैठ के बीड़ी पी है भूतों के साथ में, हैं? हाँ, लड़ाई लड़ी थी। हाँ, ये सब के दादा परदादा ने करी होती है। हाँ, और कहते दिन भर हर जुतवाए हैं, दिन भर खेत जुतवाया है भूतों से। तुम अपने घर पे कहना जा करके, तुम्हारे घर पे भी किसी ना किसी ने, दादा परदादा ने ये काम किया होगा, खेत जुतवाया होगा। अगर खेत रहे होंगे दादा परदादा के तो हाँ, हाँ तो सही, तो उन्होंने जुतवाए होंगे भूत से बैठ के, बीड़ी पी होगी। फिलहाल मैं इस पाप से परे हूँ, ठीक है। तो मैंने किसी भूत के साथ अत्याचार नहीं किया है, ना मेरे घर वालों ने किया है, ठीक है। भूत वो था, क्यों, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, ठीक है। हम तो हर शय पर, हम तो जितनी मखलूक है हर एक पर हावी है नहीं है, तो हम काहे नहीं करा सकते। हम बात कर रहे हैं, घर में बीवी से काम नहीं करा सकते हैं गाली। हाँ तो अशरफुल मखलूकात हो तुम, ठीक है, लेकिन लेकिन कदर ही नहीं है। खुदा ने फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को अच्छी सूरत पे पैदा फरमाया, लेकिन इंसान मानने को तैयार नहीं है। धै मेकअप, धै मेकअप, धै मेकअप, ठीक है, उसे वाले लेकिन अच्छी सूरत है। हाँ ठीक, चलो देखो इधर ध्यान से, कैसी बातें करवाते रहते हो तुम मुझसे यार। राउल्ट ने नाराज हो जाए इतनी देर में। तो राउल्ट ने क्या बताया, अगर हम दो चीजें ले लें, ए और बी, बिलियन बनेगा उससे जाकर के सॉल्यूशन, ठीक है। और जब अकल बढ़ रही थी तो ये लड़कियां सच में मेकअप लेने गई हुई थी। जब अकल बढ़ रही थी, अपने लोग तो अकल की लाइन में लगे हुए थे और ये मेकअप की लाइन में लगी हुई थी। और जब बाद में आई तो कई घुटनों घुटनों तक बची है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कुछ दिल पे ना ले। चलो देखो, ए और बी बिलियन बनेगा। अगर ये वाष्पशील है तो इसका आंशिक दाब इसके मोल प्रभाज के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये राउल्ट का नियम है, ठीक है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समझ में आ रही बात? तो हेड डालो राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। अगला नियम है राउल्ट का नियम, ठीक है। बता तो मैंने पहले ही दिया था, लेकिन इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ सब कुछ करके दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक। राउल्ट का नियम,
ये क्या होता है, ध्यान से देखते रहो इधर। इसका मतलब है मैंने अगर कोई विलियन लिया हुआ है, ठीक है, कोई विलियन बनाना है मुझे, तो उसमें मैंने दो कंटेंट ले लिए, एक ए ले लिया, एक क्या ले लिया, बी, और दोनों को मिला करके हमारा तैयार हो गया बिलियन। इसका मैंने कल भी आपके लिए समझाया था और आज मैं फिर से समझा रहा हूँ। इसे ऐसे कर कंसीडर कीजिए कि एक ही जगह पर दूध है और उसमें क्या भरा हुआ है, पानी, और ये ढका हुआ है ऊपर से। जब हम गर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ दूध बाष्प बन के ऊपर की ओर उड़ेगा और कुछ ना कुछ पानी। तो पानी भी अपना प्रेशर लगाएगा और दूध भी अपना प्रेशर लगाएगा। तो अगर मैं कुल प्रेशर निकालूंगा तो दोनों को प्रेशर को जोड़ दूंगा, और एक के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, आंशिक बाष्प दाब। क्या कहेंगे, आंशिक बाष्प दाब। ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा हो जो वोलेटाइल हो, मतलब बाष्प बन के ऊपर उड़ जाए, और एक ऐसा हो जो बाष्प बन के ऊपर ना उड़े। जो बाष्प बन के ऊपर उड़ेगा प्रेशर तो उसी का होगा, ठीक है। तो हम कैसे करके लिखेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर, स्थिर ताप पर, या आप कह दो निश्चित ताप पर, स्थिर ताप पर किसी भी बाष्पशील अवयव का आंशिक बाष्प दाब, जिसे हम पीए बोल रहे हैं, किसी बाष्पशील अवयव का आंशिक बाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये मोल प्रभाज का सिंबल है, समानुपाती होता है। अगर मैंने ए को लिया हुआ है तो किसके समानुपाती होगा, मोल प्रभाज एक्स ए के समानुपाती होगा, ठीक है। पी ए समानुपाती का निशान हटेगा तो क्या आता है, बराबर का, ठीक है। बराबर का आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो आएगा पी ए जीरो, और ये हो गया ए का मोल प्रभाज, पी ए जीरो, ये कांस्टेंट आ गया। अब ये क्या है, जहां पर पी ए जीरो एक नियतांक है जिसे शुद्ध अवस्था में ए का बाष्प दाब कहते हैं, फिर से बता रहा हूँ, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी बाष्पशील पदार्थ, किसी विलयन में उपस्थित बाष्पशील अवयव का आंशिक बाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती के निशान हटाते हैं तो बराबर का आएगा, बराबर का निशान आएगा तो यहाँ पर पी ए जीरो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो पी ए जीरो क्या है, नियतांक है जिसे शुद्ध अवस्था में बाष्प दाब कहते हैं, ए का बाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। इसे कह दो समीकरण नंबर एक। अब ऐसा हो सकता है, ये भी तो सही होगा कि अगर बी है तो बी का जो आंशिक बाष्प दाब होगा वो बी के मोल प्रभाज के बराबर होगा, ये सही नहीं होगा भाई, ए का आंशिक बाष्प दाब इसके बराबर है समानुपाती, तो ये बी के समानुपाती होगा। तो अगर मैं यहाँ से बराबर का निशान लगाऊंगा तो एक कांस्टेंट यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इसे कहेंगे शुद्ध अवस्था में बी का बाष्प दाब, इसे कह दो आप समीकरण नंबर दो, ठीक। अब ध्यान रखना हमेशा, किसी भी विलयन में अगर दो चीजें मिली हुई हैं ए और बी, विलयन बना हुआ है, विलय और विलायक मिलाकर क्या बना हुआ है, विलयन, तो ध्यान रखना हमेशा ए का मोल प्रभाज और बी का मोल प्रभाज हमेशा किसके बराबर होंगे, एक के बराबर, हमेशा, ठीक है। किसके बराबर होंगे, एक के बराबर। अगर आप यहां पर ध्यान से देखो, फिर से हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो तो अगर मैं कुल वास्तुदार निकालूं पी तो कितना आएगा, पी ए प्लस का पी बी के बराबर आएगा, बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, पी ए जीरो एक्स ए, पी बी जीरो, और ये हो गया हमारा बी का मोल प्रभाज। एक फॉर्मूला ये बन जाएगा तुम्हारा। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं यहां से एक्स ए की वैल्यू निकाल लूं या मोल प्रभाज ए की वैल्यू निकाल लूं, तो वन उधर जाएगा तो माइनस क्या बनेगा, बी का मोल प्रभाज बनेगा, नहीं बनेगा। तो हम ए के मोल प्रभाज की जगह पर लिख सकते हैं वन माइनस बी का मोल प्रभाज, ये तो है ही, उधर चला जाए क्या बचेगा, वन माइनस बी का मोल प्रभाज प्लस का पी बी जीरो एक्स बी, आप अंदर गुणा कर दो इसकी, पी ए जीरो माइनस का पी ए जीरो बी का मोल प्रभाज
Pb0 B का मोल प्रभाज। ठीक है, इन दोनों में से आप देख रहे हो कि B का मोल प्रभाज बाहर आ जाएगा निकल के। ठीक है, B का मोल प्रभाज कहाँ जाएगा? बाहर। तो यहाँ पर क्या बचा? Pb0 और माइनस का Pa0। इसका कोई औचित्य ज़्यादा है नहीं, तुम्हारा रूल यहाँ से शुरू होकर के यहीं पर ख़त्म हो जाता है, यहीं पर। ठीक है, लेकिन बस मैं इसलिए करा रहा हूँ कि कभी अगर आ जाए बाई चांस, फिलहाल आज तक तो आया नहीं है, या फिर कभी आपकी अप्रोच आप लगाना चाहो किताब वगैरह में देख करके, तो आप कैसे करके उससे लोगे। ठीक है, तो यहाँ तक ही उतार लो, बहुत ज़्यादा मत करो अभी। ठीक है, हाँ पूरा यहाँ तक कर लो, बहुत ज़्यादा मत करो। और यहाँ तक आप याद यहाँ तक करना, अगर एक आध नंबर में आया लिखने के लिए तो यहाँ तक लिख करके आना। ठीक है, आखिरी है इसका। ठीक है, और राउल्ट के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे, मतलब राउल्ट का नियम कहाँ कहाँ लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा। तो पहली बात, ये अति तनु विलयनों पर लागू होगा। अति तनु का मतलब है बहुत पतले विलयनों पर ये लागू होगा। ठीक है, बहुत पतले अति तनु पर लागू होगा, बाकी पर लागू नहीं होगा। दूसरी चीज ध्यान सुनना, ये तभी लागू होगा जब विलेय कैसा हो? अबाष्पशील हो। अबाष्पशील का मतलब है कि उसमें भाप बनकर उसकी बाष्प ना बने। ठीक है, अबाष्पशील हो। और विलायक बाष्पशील हो। विलायक कैसा हो? बाष्पशील। ये तभी लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। फिर से सुन लो, विलायक कैसा होना चाहिए? बाष्पशील। और विलेय बाष्पशील नहीं होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। अब दूध और पानी का मैंने आपके लिए बताया, तो दूध भी भाप बन के उड़ जाएगा, पानी भी उड़ जाएगा, दोनों उड़ रहे हैं, तो ये लागू नहीं होगा। ठीक है, विलेय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए। तीसरा, उन पर भी लागू नहीं होगा जो वियोजित या संगुणित हो जाएंगे। वियोजित का मतलब टूट जाएंगे, संगुणित का मतलब जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पदार्थ डाला AB, और वो तुरंत A प्लस में टूट गया और B का में टूट गया माइनस। अब जब ये टूट जाएगा, तो टूटने से मतलब है कि कुछ इसमें से भाप बन के उड़ेगा, बाष्प बन के उड़ेगा, कुछ नहीं उड़ेगा, जिसके कारण इसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, या फिर अगर ये जुड़ गया, मतलब मैंने AB डाला और उसमें कोई C जुड़ गया आकर के, तब भी उसके बाष्प दाब में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो किस किस पर लागू नहीं होगा? पहला, अति तनु विलयनों पर लागू होगा। दूसरा, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, विलायक बाष्पशील होना चाहिए, तब लागू होगा। तीसरा, दोनों मतलब दोनों में से कोई भी वियोजित या संगुणित नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, टूटना चाहिए ना जुड़ना चाहिए। ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हुआ राउल्ट के नियम के साथ। इसके बाद अगले चैप्टर की हम बात करते हैं, और उस चैप्टर का नाम है विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। देखो, अणुसंख्य गुणधर्म पहले बात करेंगे हम, क्या है अणुसंख्य गुणधर्म, और कौन से वाले के? विलयन के। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? ठीक है, कॉपी पढ़ ली अपनी, मतलब हो गए थे अचानक आ गए। देखो इसके विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के वे गुण जो विलेय की या विलायक की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या है? अणु संख्या, अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले क्या गुण? और किसके? विलयन के अणु की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण क्या कहलाते हैं? विलयन के अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होंगे। एक होगा बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, दूसरा होगा, अच्छा चलो, अच्छा दूसरा होगा हमारा क्वथनांक में उन्नयन। अगला है हमारा हिमांक में अवनमन। अगला है हमारा,
ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है, मेरी बात को ध्यान सुनना। ऐसे बिलियन के वे गुण जो बिलियन के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। अब किसी किसी किताब में ये भी डेफिनेशन दी हुई है कि अनुपात पर निर्भर करते हैं, विलेय और विलायक के अनुपात पर, विलेय बिलियन के अनुपात पर। तो अल्टीमेटली कर तो अणुओं की संख्या पर ही निर्भर है। ठीक है, तो हमारे ये 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के हमारे लिए समझ में तो आई नहीं होगी, एक एक करके हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग मैंने पढ़वाई है आपके लिए, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। बस यहीं से शुरू करेंगे, बड़े आराम से हौले हौले धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। सब कुछ शुरू से लेकर के आखिर तक का बताऊंगा। इसे बंद कर लो, मैं यहाँ पर चलती फिरती किताब खड़ा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है, कहते तो पढ़ लो मुझे, हम तो खुली किताब हैं, हम पागल नहीं है भैया है। मेरा दिमाग सही है, मेरा दिमाग खराब नहीं है। गाने कितने कितने भयंकर बनना है आज के। चलो देखो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन तुम्हें डेफिनेट करने के लिए, उसे बताने के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। तुम उसका नाम देखो, पहला क्या है, वाष्प दाब। तो पहले हम वाष्प दाब को समझ लेते हैं। ये मैंने आपके लिए बताया था, किसी भी द्रव की वाष्प द्वारा लगाए गए दाब को हम उसका वाष्प दाब कहते हैं। और इससे कैसे करके समझा था हमने, एक हमने कोई चैम्बर लिया था, मैं पतीली भगोना जो भी है, उसमें हमने कोई ऐसा द्रव लिया जो भाप बन के उड़ सकता है। ठीक है, उसे जब हमने गर्म किया तो भाप बनने लगी इसकी। अब इसकी भाप या वाष्प, भाप क्या कहते हैं, वाष्प, जितना भी इस पर दाब लगाएगी वो क्या होगा, वाष्प दाब कहलाता है। इतनी बात समझ आ रही। तो किसी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाता है। तो वाष्प दाब समझ गए। अवनमन, इसका मतलब है कमी। क्या करना है, कमी। अब आपके लिए पता चल गया वाष्प दाब में क्या आने वाली है, कमी। अपेक्षिक का मतलब हम भी समझाएंगे, वाष्प दाब में कमी आने वाली। अब इसके लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहले मैं आपके लिए ऐसी समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ, टेक्निकली नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए जस्ट आपके बता रहा हूँ। हम एक काम कर ले रहे हैं, ये तो हमें पता है कि एक विलेय ले लें और दूसरा क्या ले लें, विलायक, और बन करके तैयार क्या होगा, सॉल्यूशन। और वहीं से हमने शुरू किया था चीनी और पानी से। तो विलेय क्या था हमारा, विलायक क्या था, पानी, और विलेय क्या थी, चीनी। बन क्या रहा था, शरबत। ठीक है, यही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें एक एक करके ले रहे हैं। पहले हम क्या काम कर रहे हैं, एक जग लिया हमने, उस जग में, अरे कोई दिक्कत नहीं, जस्ट ओवरव्यू दिया। अच्छा, तुम्हारी इस कला कला बनाई है बिल्कुल ऐसी करके। ये बनाया जाए, तो मैं क्या लग रहा, कला बुरी है हमारी। भारत का नक्शा तो आंख बंद करके बना देता हूं मैं। ठीक है, चलो देखो, एक हमने पानी लिया हुआ है चैम्बर में। ठीक है, पहले हमने पानी को लिया हुआ है, चीनी अभी नहीं डाली इसमें। ठीक है, पानी लिया हुआ है, मतलब केवल पानी के कण इसमें उपस्थित होंगे। ऊपर प्लेट को रख दिया है। अब मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, क्या होगा, भाप बन करके ये ऊपर उड़ना शुरू होगा। केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल लिख करके नहीं आना है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा तुम्हारी। साहिल, नींद तो नहीं आ रही है, सोना नहीं है, बीपी उपी तो लो नहीं चल रहा है, हो क्या गया था, पी लिया, कितनी थी, तो इन्हें कितनी बोतलें लगा दी, 9 बोतलें लगा दी। इन्हें डॉक्टर क्यों कहते हैं, भगवान भगवान कहा करो। इनसे पूछे ना कौन सी यूनिवर्सिटी से तुमने कर रखा है ये। ठीक है, तो ये बताएंगे MBBS फ्रॉम झांसा। वेट तो कम हो जाता है खाओ पियोगे ना, तो अब तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो शरबत पीने से लीवर में कोई सूजन वूजन नहीं आएगी। ठीक है, इधर देख लो, इधर देखो, वैसे गर्मी भी चल रही है।
तो हमने पानी लिया केवल और पानी को गर्म किया। अब नीचे से वाष्प बन के उड़ेगी, इसे धक्का मारेगी, इसका मतलब इससे वाष्प दाब लगेगा। मान लेते हैं कि इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो 20 का लग रहा है, 20 पास्कल, 20 बार, या आप जो भी कहो, हम 20 यूनिट लिख दे रहे हैं। 20 यूनिट का इस पर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये हमने जस्ट एज्यूम किया है। अब मैंने इसे एक में उतना ही पानी लिया जितना कि इसमें है, ठीक है, सेम पानी ले लिया, लेकिन इसमें मैंने अब की बार में चीनी और मिला दी। मिट्टी मिलाती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं चीनी मिला रहा हूँ, ठीक है। अब फिर इसे गर्म करूंगा मैं। जब इसे गर्म करेंगे हम, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पर तो पानी के निकलने के लिए बिल्कुल खुली हुई जगह थी भाई, ऊपरी सतह जो थी इसकी, सब पे पानी पानी था, तो जो कण गर्म हुआ वो निकलता हुआ चला गया। लेकिन जब मैं इसमें चीनी घोलूंगा, ठीक, तो आप पहले ऐसे मान लो, होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, आप मान लो कि अगर मैंने इसमें चीनी घोल दी, तो अब की बार जब मैं गर्म कर रहा हूं, तो कितनी चीजों को गर्म करना पड़ेगा? 2 चीजें गर्म होंगी, होंगी नहीं होंगी? 2 चीजें गर्म होंगी, और 2 चीजें गर्म होंगी, तो जब मैंने चीनी घोल दिया है, आप खुद सोच लो, चीनी उस पानी को पकड़ के बैठेगी, मतलब उसे भारी कर देगी। अब जितनी तेजी से यहां पर उड़ रहा था, कि इतनी तेजी से यहां पर वाष्पित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना, इतनी तेजी से यहां पर वास्तविक होगा नहीं, वाष्पित होगा नहीं। और जब इतने ज्यादा वाष्प नहीं बनेंगे, कम बनेगी भाप, तो प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? कम, कम हो जाएगा। मान लीजिए कितना रहेगा, मान लेते हैं कितना रह गया, 10 यूनिट का रह गया। तो क्या आप नहीं देख रहे हो कि इसके प्रेशर में कमी आ गई, वाष्प दाब में क्या आ गई? कमी। तो इसी को हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। पानी लिया हमने, उसमें हमने अगर 10 लीटर पानी लिया, 1 किलो चीनी हुई, तो उसमें और घुलने के बाद पानी 10 लीटर हो जाएगा, बदल बढ़ जाएगा। घुलने के बाद ये बताओ, वॉल्यूम की बात कर रहे हो, पानी की बात कर रहे हो? पानी तो उतना ही रहेगा, चीनी भी घुल जाएगी, बढ़ जाता है, नहीं बढ़ेगा। इस पे अभी बात कर लूं, पहले इस पे देख लूं, ठीक है? चलो, तुम्हें पूछ रहे तो बता ही दें। तुम यार, तुम क्या, तुमने मुझे बावर्ची वर्ची बना रखा है, शरबत बनवा रहा है, चाय बनवा रहा है, बिलियन करवा रहा है, क्या करवा रहे है? ये पानी जो है ना, इस पानी में चीनी घोली, मान लीजिए आप 10 लीटर ले रहे हैं, ठीक है, आपने 1 किलो चीनी घोल दी, तो आप ये तो कह रहे हैं ये बढ़ जाएगा है? ये नहीं बढ़ेगा, जितना उतना रहेगा। अब इसका कारण क्या है, मेरी बात सुनो। इसका कारण ये है कि पानी, मान लीजिए ये है, पानी के कण मान लीजिए ये द्रव है, ठीक है, और मैंने आपके लिए जो विलियन पढ़ाया था, ठोस विलियन, मैंने बताया था कि अब जो दूसरे वाले कण आएंगे इसके, चीनी के, वो चीनी के कण आकर के यहां पर बैठ जाएंगे, इसके बीच में। अब जब बीच में बैठ रहे हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट रह गया कि उसके बढ़ने का? नहीं रहा ना, ठीक, हाँ। अब तुम कहो माइक्रो नैनो नाप रहे हो, ठीक, तो देखो एरर हर किसी में थोड़ी बहुत जरूर रह जाएगी, लेकिन आप जनरली कह सकते हैं ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके बीच जो खाली स्थान होगा उसी में कट जा करके बैठ जाएंगे। समझ, अभी बना के देख लें? अच्छा है, अच्छा घर पे बना के देखना, सही है। नहीं, निशान लगा है। अबे, अरे मेरी बात सुनो, तुमने इसमें चीनी डाली, चीनी जब डाली मान लो तुमने, तब तो थोड़ी देर के लिए तो बढ़ेगा ही, जब घोल लोगे पूरा तो नहीं बढ़ा है, तो उतना ही रह जाएगा। क्यों बढ़ाए पड़े उसे? नहीं, जबरदस्ती। हाँ, मतलब मुझे सर्वत आप बना के देख लेना, नहीं हो तो बता देना, ठीक है? मैं अभी आपके लिए दिखा भी दूंगा, ये मतलब जनरली कैसे होता है, कैसे नहीं। इतनी बात समझ, उसके बीच में जाकर के बैठ जाएंगे, ठीक। हाँ, अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने नॉर्मल पानी को जब गर्म करा तो वाष्प तेजी से बनी, प्रेशर कैसा लगा? ज्यादा, वाष्प दाब ज्यादा था। यहाँ पर जब मैंने कोई अशुद्धि मिला दी, और अशुद्धि ऐसी होनी चाहिए, चीनी को तो मैंने उदाहरण तौर पर ले लिया है, अशुद्धि होनी चाहिए अबाष्पशील। कैसी होनी चाहिए? अबाष्पशील, जिसमें वाष्प ना हो, जिसकी भाप ना बने। तो मैंने जब इसमें मिलाया, तो इसकी सतह को ये घेर लेगा, और इसके जो मतलब भाप बनने की प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी? वाष्प बनने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, जिससे कारण वाष्प दाब कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। चूंकि मैं इस पानी में घोल रहा हूं, तो पानी को क्या कहेंगे? विलायक। तो ध्यान रखना, ज्यादातर केसेस में वाष्प किसकी बनती है? विलायक। किसकी वाष्प बनेगी? विलायक की।
और विलेय की वाष्प कम नहीं बनेगी, ठीक। अब वाष्पशील विलेय की वाष्प नहीं बनती। अब फिर एक चीज देखो, लिखेंगे कैसे करके, ये तो समझा दिया मैंने तुम्हें। लिखेंगे ऐसे करके कि किसी भी द्रव के वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। जब हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं, हम कोई शुद्ध विलायक लेते हैं, इसमें कोई अशुद्धि मिली हुई नहीं है, तब उसका वाष्प दाब, या फिर आप ये कहो विलयन, जब हम किसी विलयन को ले, जब हम किसी विलायक में अबाष्पशील अशुद्धि मिला देते हैं, जब हम किसी विलायक में अबाष्पशील अशुद्धि मिला देते हैं, तब वह अशुद्धि उसकी सतह को ऊपर से घेर लेती है, जिसके कारण उसमें वाष्प के कण कम बनते हैं, जिसके कारण वाष्प का दाब विलायक के वाष्प दाब से कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। इस कमी को ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अभी अवनमन की बात कर रहा हूँ, अपेक्षित अवनमन की बात नहीं करिए, ठीक। एक बार फिर से बता रहा हूँ, किसी भी विलायक का वाष्प दाब जितना भी हो, ठीक है, मान लिए आप मान लें या मत मान लेना, एग्जाम्पल में किसी भी विलायक को गर्म करने पर जो वाष्प दाब आता है, जब उसी विलायक में कोई अशुद्धि मिला देते हैं, अबाष्पशील अशुद्धि मिला देते हैं, तब वह उसकी सतह को ऊपर से घेर लेती है, जिसके कारण उसके वाष्प का दाब कम हो जाता है। होने वाली इस कमी को ही हम क्या नाम देते हैं, वाष्प दाब का अवनमन। और ये कम कब होगा वाष्प दाब, वाष्प दाब कम तब होगा जब आप कोई अशुद्धि मिलाओगे, इम्प्योरिटी मिलाओगे। समझ में आ रही बात, ठीक। इसे हम क्या कहेंगे, वाष्प दाब का अवनमन। अगर मैं ये मान लूं कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है, नमस्ते, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, P0, और विलयन का वाष्प दाब कितना है, P, ठीक है। विलयन का वाष्प दाब P है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, 0। करके देखना ये चीनी घोल करके तुम, ठीक है। हाँ, पूरी घोल लेना, लेकिन वरना बाद में आगे मुझसे कहो क्यों क्यों बताया था, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, यदि विलायक का, शुद्ध लिख लेना, यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तृप्ति, तृप्ति, तुम्हें हिमांशु ने मिठाई खिलाई, खिलाई, कोलू वाली खिलाई थी क्या, काजू कतली। अब अगली बार तुम मुझसे खिलाना, ठीक है। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है, मान लीजिए P0, और विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए कितना है, P, ठीक है। अब हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन, का अवनमन कितना होगा, P0 माइनस का P, क्या होगा, P0 माइनस का P। भाई कमी तो ही बताना है ना, तो जितनी कमी होगी वही तो होगा। इसका विलायक का भी मैंने क्या माना था, 20 था, इसका क्या माना, 10 था। इसमें जो कमी आई वो क्या हो गया, इसका वाष्प दाब हो गया, ठीक है। और अगर मैं इसे लिखूं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक का मतलब क्या है कि मैं ऊपर लिखूंगा केवल वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है। और बटे डिवाइड किससे कर देंगे हम, विलायक के वाष्प दाब से, ठीक है। अब वाष्प दाब का अपेक्षित, वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आती है उनका अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाता है। आपेक्षिक अवनमन क्या होगा, वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब का, वाष्प दाब का अवनमन और विलायक के वाष्प दाब का अनुपात क्या कहलाता है हमारा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब आपका वाष्प दाब का अवनमन तो P0 माइनस P था, और विलायक का वाष्प दाब हमने कितना माना हुआ है, P0, तो जो अनुपात आएगा वो हमारा क्या होगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाएगा, ठीक है। इसे उतार दो। कल मैंने आपके लिए बताया था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, जिसमें समझाया था। आज तुम बड़ी जल्दी आ गए हो, क्या घर वालों ने भगाया क्या, फिर
और तुम्हें ठंड भी लग रही है, ठंड भी लग रही है तुम्हें, नहीं लग रही है? चलो देखो, अभी तुमसे बात कर रहे हैं हम आकर के, ठीक है। देखो कल पढ़ाया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन, उसने बताया था कि वाष्प किसी भी द्रव की बनेगी, ठीक है, शुद्ध अवस्था में, अगर हम उसमें कोई अशुद्धि मिला दें तो उसका वाष्प दाब जो है वो कम हो जाएगा, कम वाष्प बन लेगी, वाष्प दाब कम हो जाएगा, इसे हम कहेंगे वाष्प दाब का अपनमन। और उसे हम लिख रहे थे पी जीरो माइनस पी से, और वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो से, ठीक है। अब हमें ये तो पता है, देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अपनमन क्या था, पी जीरो माइनस का पी बटे पी जीरो, यही तो था। अब राउल्ट ने यहां पर भी अपना कदम रखा हुआ है, राउल्ट कहना चाहते हैं, राउल्ट जो पिछली बार राउल्ट का नियम पढ़ाया था, राउल्ट कहना चाहते हैं पिछली बार के नियम में था कि जो आंशिक दाब होगा वो मोल प्रभाज के क्या होगा, बराबर समानुपाती होगा, यही तो था। लेकिन यहां पर राउल्ट ये कहना चाहते हैं, जहां पर उन्होंने वाष्प दाब को हटाया हुआ है, उन्होंने कहा कि एक विलेय था, एक विलायक था, उसमें मैं कोई ना कोई अशुद्धि मिलाऊंगा, मतलब विलेय मिलाऊंगा, और विलेय कैसा होना चाहिए, अबाष्पशील, अबाष्पशील, ठीक है। विलायक था, मान लीजिए पानी था, उसमें अबाष्पशील विलेय हमने कोई मिला दिया, जहां अबाष्पशील विलेय मिलाएंगे, उनसे कहना उधर पढ़ा रहे हैं मनीष, चलो बाद में बात करते हैं। तो क्या बनेगा, विलयन, ठीक है, क्या बनेगा, विलयन। तो ये तो हमें पता ही है। अब हमने विलेय में क्या मिलाया हुआ है, अबाष्पशील पदार्थ मिलाया हुआ है, बाजी, ठीक है, अबाष्पशील विलेय मिलाया हुआ, ये क्या करेगा कि वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अपनमन होगा, मतलब पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो, ये बराबर होगा, अगर मान लीजिए मैंने विलायक था मेरे पास ए और विलेय था मेरे पास बी, ठीक है, तो ये जो बराबर होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा, बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन अबाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अपनमन अबाष्पशील विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और मोल प्रभाज का मैंने तुम्हें फॉर्मूला लिखा हुआ है N1 बटे N1 प्लस का N2, जबकि N1 इसके मोल है, N2 इसके मोल है, ठीक है, N1 मोल किसके हैं, इसके, और N2 मोल है इसके, मैंने फॉर्मूले में लिखा है वो यहाँ। तो एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा मोल प्रभाज का, ठीक है। अगर आप यहां से और डिटेल में देखो, पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू N1, तो मोल का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही तो मैंने बताया था, सही है। तो मैं इसका लगा दे रहा हूँ मोल का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हमारे पास बन है तो दोनों में बन लगा दो, ये भी हमारा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये भी बन है तो क्या लगा दो, बन, प्लस ये भी क्या होगा, मोल है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर दो है तो क्या लगा दोगे, दो लगा दोगे, ठीक, फॉर्मूला एक ये बन गया। मैं प्रीफर करूंगा इसी को याद रखना, खाली कहीं टेंशन नहीं आने वाली है। अगर हमें यदि बिलियन अधिक तनु है, तनु मतलब पतला, तब क्या होगा, तनु का मतलब पतला हो गया, तब हम N1 प्लस N2 को केवल N1 के या N2 के बराबर लिख सकते हैं, मतलब हम केवल एक वैल्यू ले लेंगे अलग से N1, और N1 प्लस N2 को मैं किसके बराबर लिख दूंगा, एक मोल ले लिया मैंने कोई भी N, ठीक है, आप इसे N कह दो, ये भी फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब एक और आता है कि अणुभार की गणना करना, ठीक है, तो अणुभार की गणना कैसे होगी, अणुभार की गणना करने के लिए सेम फॉर्मूला लिखो, पी जीरो माइनस का पी अपॉन पी जीरो बराबर, देखो ये तो मोल है ना हमारे पास, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है।
और ये न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा वेट मॉलिक्यूल वेट कैसे निकलेगा। कैपिटल एन है तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वेट। कैपिटल एन था तो मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया है। अब इससे अगर आप गुणा करने जाओगे तो इसकी इससे होती है, इसकी इससे होती है। तो पी जीरो माइनस का पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू की किससे होगी, एम से, और इस एम की किससे होगी, कैपिटल डब्ल्यू से। ये आपका पूछा गया सवाल है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा एक बार फिर से बता दूं इसे मैं आपके लिए। देखो यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि राउल्ट ने बताया था बाजदाब का आपेक्षिक अवनमन। अब आसपासी जो विलय मिलाओगे उसके मोल प्रभाज्य कैसा होगा, बराबर होगा। अब मोल प्रभाज्य का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे ना पढ़ा हो तो ये मेरी कमी है क्या, आप भी कमी, ठीक है। मतलब एक के मोल बटे कुल मोल, तो कुल मोल तो भाई n1 होंगे, इसके पास n2 कुल हो जाएंगे, जोड़ देंगे हम। अब हमने मोल का आपके लिए सूत्र बताया था। मोल का सूत्र होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले वाले के मोल है तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पहला है तो 1 1 लगा दिया, यहाँ पर ही पहला है तो 1 1 लगा दिया, यहाँ पर दूसरा है तो 2 2 लगा दिया, कौन दिक्कत। अगर बिलियन अधिक तनु है, बहुत ज्यादा पतला कर दिया है हमने, अगर हम बिलियन को पतला कर देंगे तो आपके लिए पता है दूसरी वाली चीज जो अबाशशील वो वाली खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब वो खत्म हो गई तो मैंने कहा n1 प्लस n2 जो हमारे पास थे उसे मैं लगभग लगभग किसके बराबर मान लूंगा, n2 के, ठीक है। तो यहाँ पर चाहो तो आप n1 बटे n2 लिख दो, नहीं तो मैंने क्या काम किया, एक को n ले लिया, दूसरे कैपिटल n ले लिया है। हमसे कहा जाएगा कि भैया अणु भार की गणना करो, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये निकल के आ जाएगा। अब तुम्हें याद कौन सा करना है, ठीक है, ये वाला मैं तुम्हें बताऊं, तुम कोई भी याद मत करना, ठीक है। सच्चाई वाली बात हो, कोई भी याद मत करना, सारे के सारे न्यूमेरिकल होंगे। बस तुम ये याद रखना ये वाला नियम कि पी जीरो माइनस पी अपॉन पी जीरो और मोल प्रभाज के बराबर होता है, इतना सा याद रखना। मोल प्रभाज का सूत्र तुम्हें पता होगा, वहां से निकालते हुए सब चले आएंगे, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या उतारना है, वो आप नोट कर लो, बाकी सब मैं मिटा दे रहा हूँ। उतार लो ये सब। यहाँ से देखो, चालू है, देखो क्वथनांक में उन्नयन मैंने एक बार बता दिया, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें चम्मच में आया था नहीं आया था। इसका मतलब है उन्नयन का मतलब है वृद्धि, और क्वथनांक का मतलब है वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, खौलने लगता है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी सामाजिक डेफिनेशन, लेकिन वास्तव में क्या डेफिनेशन है, उबलेगा कब, इसे ध्यान से देखो। उबलने का मतलब ये, अगर किसी भी कंटेनर में कोई भी द्रव भरा हुआ है तो वो जब उबलता है तो उसके जो कण नीचे के हैं जिनकी ज़्यादा ऊर्जा होती है यहाँ पर आकर के कहाँ निकलने लगते हैं, बाहर। मेरी बात को ध्यान सुनते रहना, ठीक है। मैंने इस बर्तन के ढक्कन को खोल रखा है, इस बर्तन ढक्कन मैंने खोल रखा है, अब ऊपर से हवा का कुछ ना कुछ तो प्रेशर लगता होगा, ठीक है। अब वो प्रेशर क्या काम करेगा कि यहाँ से इन्हें निकलने नहीं देगा बाहर, ठीक है, यहाँ से इन्हें बाहर किसी भी सूरत में निकलने नहीं देगा। ये बड़ी कोशिश करेंगे लेकिन निकलने नहीं देगा। लेकिन जब हम उन्हें इतनी ऊर्जा नीचे से गर्म करके दे दें कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाए, ठीक है, यहाँ से आसानी से निकल जाए, तब क्या होगा कि जब ऊपर पहुँचेंगे तो ये भी ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। अब ब्राउनी गति में मैंने आपके लिए बताया था कि, या कक्षा 9 के पहले चैप्टर में, पहले दूसरा ऐसा है, उसमें आपके लिए बताया गया है प्रत्येक पदार्थ के कण गति करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने ये द्रव भरा इसमें, तो द्रव के कण भी सामान्य अवस्था में भी इधर उधर गति करते रहेंगे। अब ये भी गति करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इनके पास अगर मैं गर्म नहीं कर रहा हूँ तो इनके पास इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि ये बाहर निकल जाएं। चलते तो रहेंगे लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं होगी कि ये कहाँ निकल जाएं, बाहर। जब हम गर्म कर देते हैं तो इन्हें ऊर्जा मिल जाती है। अच्छा, बाहर क्यों नहीं निकलते, ये सामान्य अवस्था की बात कर रहे हैं, हम गर्म नहीं कर रहे हैं तो ये बाहर क्यों नहीं निकले, क्योंकि ऊपर से प्रेशर तो लग ही रहा है ना,
लेकिन इनके पास ये इतना प्रेशर लगा नहीं पा रहे हैं। अरे भाई उधर से कोई जब धक्का दे रहा है तो नीचे से धक्का दे रहे हैं, तो ये इतना नीचे से प्रेशर लगा नहीं पा रहे कि ये बाहर पहुंच जाए, ये नीचे इतना प्रेशर नहीं लगा पा रहे हैं सामान्य अवस्था में, ठीक है। जब लग नहीं रहा है तो भाप बन के उड़ेगी नहीं, ठीक है, भाप बन के उड़ेगी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लेकिन अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, जब मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो इसके जो अणुओं की गति है वो बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। यहाँ पर आने के बाद इनमें इतनी ऊर्जा होगी कि ये इस प्रेशर को बीट करके कहाँ निकलने लगेंगे, बाहर। कहने का मतलब ये, अगर मान लीजिए यहाँ पर 20 का प्रेशर लग रहा है, एटॉमिक प्रेशर है, ठीक है, 20 एटीएम है, तो यहाँ पर कम से कम कितना चाहिए, 20 चाहिए, नहीं चाहिए भाई, 20 से ज़्यादा होगा तो बाहर कंफर्म निकल जाएंगे, कम से कम कितना चाहिए इन्हें, 20 चाहिए, और 20 होगा तो ये कहाँ निकल लेंगे, 20 से ज़्यादा होगा कहाँ निकल लेंगे, बाहर। तो क्या होगा, इस स्थिति में हम कहेंगे कि ये उबल रहा है, क्या हो रहा है, उबल रहा है। और 20 तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो तापमान देना पड़ेगा हमें, पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो बस जो तापमान देना पड़ता है कब, वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब को बराबर करने के लिए, उस तापमान को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। वह तापमान जिस पर किसी वायुमंडल का दाब द्रव के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक, या आप साधारण भाषा में समझो, ऐसा टेम्परेचर जिससे कोई द्रव उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो क्वथनांक है उबलने वाला, इसकी थोड़ी सी कहानी देख लो आगे की। अब मैंने एक में पानी लिया हुआ है शुद्ध, ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। एक में पानी शुद्ध लिया हुआ है और दूसरे में हमने पानी के साथ कोई अशुद्धि मिला दी, ठीक है, कुछ भी मिला दिया हमने। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसे गर्म करने जाऊंगा तो पानी भाप बन के उड़ेगा, मान लीजिए 100 पर, ठीक है, 100 पे भाप बन के उड़ने लगा। लेकिन इसमें मैंने कुछ मिलाया हुआ है, तो अब वो जो दूसरी अशुद्धि मिलाई है वो इसे पकड़ कर बैठ जाएगी। आप सोच लो कि उसकी वजह से ये कण भारी हो जाएंगे, तो जितनी ऊर्जा इसे देना पड़ रही है, हमें इसे बाहर निकालने के लिए उससे ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। भाई जब हमने दूसरी चीज़ मिला दी, उसे भी तो गर्म करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी। जब मैं इससे ज़्यादा ऊर्जा दूंगा, मान लीजिए यहाँ पर 100, यहाँ पर तापमान कुछ भी बढ़ गया, 110 हो गया, तो यहाँ पर तापमान में वृद्धि हुई नहीं हुई, क्वथनांक में हुई कि नहीं हुई, और इस क्वथनांक में वृद्धि को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अब टेक्निकल डेफिनेशन इसकी कैसे, कि जब किसी विलायक में किसी अशुद्धि को या अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया जाता है, तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वृद्धि को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। उस विलयन क्वथनांक बढ़ जाएगा, इसे क्वथनांक उन्नयन कहेंगे, ठीक है। अब ये हुआ कैसे करके, जब हम विलायक को शुद्ध अवस्था में रखते हैं, तब उसकी वाष्प दाब अधिक बनती है, जबकि हमने अगर उसमें अशुद्धि मिला दी है तब उसकी वाष्प कैसी होती हैं, कम बनती हैं, ठीक है। मतलब उसमें वाष्प दाब अपेक्षा हमने पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। इसमें वाष्प ज़्यादा बनेंगी, इसमें वाष्प कैसी बनेंगी, कम बनेंगी। तो वाष्प को इसके बराबर बनाने के लिए हमें तापमान ज़्यादा देना पड़ता है। तापमान जो ज़्यादा देते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि या क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। अब मान लीजिए आपके जो विलयन है उसका टेम्परेचर कितना है, क्वथनांक T, और जो विलेय है उसका कितना है, T0, विलायक, सॉरी, ये हो गया हमारा विलायक का, और ये काय का हो गया, विलयन का। क्वथनांक है दोनों, ठीक है। तो इसमें जो कमी आएगी उसी कमी को हम क्या नाम देंगे, क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। अब इसके बाद आपका ये एक फॉर्मूला तो ये हो जाएगा क्वथनांक के उन्नयन का, और एक फॉर्मूला आपका लास्ट वन, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता नहीं है, और एक फॉर्मूला आपका लास्ट वन होगा 1000 kb WM। ये क्या चीज़ है, मैं आपके लिए, अच्छा टीवी होगा ये, ठीक, क्वथनांक का उन्नयन, ये क्या चीज़ है मैं आपके लिए न्यूमेरिकल करेंगे तो सब बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इतना उतार लो, खाली केवल ये और ये उतार लो, ठीक है।
स्टूडेंट की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती है, पता तुम्हें। सुबह अगर 7:30 बजे का स्कूल है, ठीक है, और अगर कोचिंग, शायद बाई चांस कोचिंग किसी ने कह दिया कि एक सब्जेक्ट सुबह पढ़ाएंगे, तो सुबह तुम्हें 4 बजे उठना पड़ेगा, फ्रेश व्रेश होने के बाद में कोचिंग जाओ। खाओ पियोगे कोई सुधी नहीं है, खाने को मिला मिला नहीं मिला, फिर वहाँ से कोचिंग वाला मास्टर मारेगा तुम्हें, तो तुम स्कूल जाओ तो स्कूल वाला मारेगा, तो स्कूल वाला मारने के बाद में तो तुम फिर से कोचिंग जाओगे, भाई 2-3 सब्जेक्ट अभी बचे रहे होंगे, हाँ, तो फिर टीचर मारेगा, नहीं तुम घर आओगे नहीं फिर घर वाले मारेंगे, ठीक है। हाँ, और अगर आप दूसरी जगह कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई धर्म से संबंधित पढ़ रहे हैं, वहाँ जाओगे तो वो मारेंगे। बहुत ज़िंदगी दुखों में कटती है, ठीक है। इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। इधर देखो, चलो ठीक है, बहरहाल। और एक एक मम्मियों का प्रोसेस और रहता है, अगर तुम कुछ गलती कर दो पहले खुद मारेंगी और कहेंगी आंधे अब उनसे पिटवाऊंगी। ठीक है, ठीक। और बाद में अगर उनका मूड है कि इसे पिटवाना है तो मक्खन लगाएंगी कि इसने ऐसा नहीं ऐसा ऐसा किया था। तुमने अगर अगर तुमने एक अगर तुम अगर तुमने एक चीज तोड़ी होगी कहेंगे 3 तोड़ी, और मैं मना करती नहीं फिर बाद में 2 तोड़ी, ठीक है। हाँ। बहुत बीती है, दुख भरी कहानी नहीं, हम लड़कों के साथ ज्यादा होता है, तुम लड़कियों का तो कुछ नहीं है। सुनाती है ना, हमारे अगला है हिमांक में अमन। मैं तुम्हें बालवीर की कहानी सुनाता हूँ, अभी सुनाऊंगा। हिमांक में अमन अमन, तुमने बालवीर देखा है अमर कभी? हैं बालवीर कितने एपिसोड देखे होंगे लगभग? अब तो नहीं, बालवीर रिटर्न्स आया, बालवीर अगेन आया, बालवीर 3 आया, ये आए थे, लेकिन पहला वाला जो है सबसे पहला वाला, ठीक है, वो कितने एपिसोड देखे होंगे? अच्छा, तो बालवीर में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन सा है? तौबा तौबा डुबा डुबा, ठीक है। सब ये नाटक की जान है तौबा तौबा जी। और तौबा तौबा जी को सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज है? प्रधानमंत्री बनना। क्या पसंद है? आइसक्रीम। क्या दो उसे तौबा तौबा जी को भी पसंद है यही आइसक्रीम, लेकिन वो इसे आइसक्रीम कहता क्या है? हिम क्रीम। क्या कहता है? हिम क्रीम। तो उसी टॉपिक पे तो मैं तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हिमांक पर देखो है क्या। हिम कहते हैं बर्फ को, किसे कहते हैं? बर्फ। और हिमांक में अवनमन का मतलब है बर्फ के जमने में कमी का आना, ठीक है। अब हिमांक क्या है पहले समझ लो, बर्फ के जमने में कमी नहीं, आप ऐसा समझ लो हिमांक क्या है? ऐसा तापमान जिस पर बर्फ बन जाएगी, या जिस पर कोई द्रव का परिवर्तित हो जाएगा ठोस में। या मैं और टेक्निकली डेफिनेशन बताऊं इसकी, तो ये होगा कि ऐसा तापमान जिसमें द्रव और ठोस अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती है, मतलब इससे ये बनता होगा, इससे ये बनता होगा। आप ऐसे समझ लीजिए, पानी है हमारे पास, पानी से क्या बना है हमारे पास? बर्फ। एट द सेम टाइम बर्फ थोड़ी बहुत पिघल करके क्या में बदलती होगी? पानी। तो वह तापमान जिस पर किसी भी द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य अवस्था में होती है, साम्य अवस्था का मतलब है इससे ये, इससे मतलब इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है, कि ना ज्यादा ये बन रहा है ना ज्यादा ये बन रहा है, ठोस द्रव कैसे हैं? बराबर है। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? हिमांक कहते हैं। या आप ये कह लो बहुत साधारण शब्दों में, वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाएगा? उस द्रव का हिमांक कहलाता है, ठीक। ठोस में द्रव क्या बदल जाएगा? ठोस में। और हिमांक का मतलब मैंने क्यों बताया? आइसक्रीम से मतलब जमने वाला बर्फ से आपके लिए, ठीक है। अब नमन का मतलब है कमी। अब मैंने अभी आपके लिए बताया था नमक वाला उदाहरण लेकर के, क्या बताया मैंने? एक में पानी ले लो और एक में पानी के साथ कुछ अशुद्धि ले लो, ठीक। अगर ये पानी मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा है, ठीक है, ये पानी क्या पे जम रहा है? 0 पर जम रहा है,
या आप 4 कह दो, जो भी है, इस पर जम रहा है, इसमें अशुद्धि हो गई, ठीक है, तो इसके हिमांक जो होगा उसमें क्या आ जाएगी, कमी, ठीक है, इसका हिमांक कैसा हो जाएगा, हिमांक में कमी आ जाएगी। तो ये जो कमी होगी इसी को हम कहेंगे हिमांक का अपनमन। अभी मैंने आपके लिए इसे उससे समझाया है, नमक पानी वाले से, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे हिमांक में अवनमन। मान लीजिए अब आपने शुद्ध विलायक लिया था, पानी लिया था शुद्ध, उसका अवनमन उसका हिमांक था T0, और आपने जो विलयन लिया उसका हिमांक क्या है, T, ठीक है, तो हिमांक में जो अवनमन होगा, हिमांक में अवनमन, अवनमन का मतलब है कमी, ये क्या होगा, T0 माइनस का T, क्या होगा, T0 स्टैंडर्ड ही लिया हुआ है, देख लो एक बार, ठीक है, ठीक, विलायक का आपका क्या है T0, और विलयन का आपका क्या है T, तो T0 माइनस T हमारा क्या होगा, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी है, इसे मैं लिखूंगा TF से, F का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये T0 माइनस का T। एक फॉर्मूला इसका और आएगा, डेल्टा TF बराबर 1000 KF W W और M, उसमें क्या था KB था, इसमें क्या है KF है। अब आप इतना उतार लो सिर्फ, बाकी सब कहानी रहने दो, हाँ उतना केवल 2 सूत्र उतार लो। अगला आपके लिए पढ़ा रहे हैं हम परासरण, ऑस्मोसिस। कॉपी किताबें बंद कर लो, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। शायर, मतलब शायर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, उन्होंने लिखा है, वो जाती हैं यू ब्यूटी पार्लर, मकसद है उनका मिसाले हूर हो जाना, अब उन्हें कौन समझाए मुमकिन नहीं किसमिस का फिर से अंगूर हो जाना, ठीक है, तो इसमें किसमिस और अंगूर की चर्चा चलेगी। किशमिश काय से बनती है, अंगूर से। मैंने कौन सा शेर सुनाया था, जाती हैं यू ब्यूटी पार्लर, मकसद है उनका मिसाले हूर हो जाना, अब उन्हें कौन समझाए मुमकिन नहीं किशमिश का फिर से अंगूर हो जाना। लेकिन मुमकिन है साइंस में, किशमिश से फिर से बना देंगे, ठीक है, लेकिन वो जायका स्वाद वगैरह नहीं आ पाएगा, बनाएंगे, धैर्य रखो, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम परासरण कहेंगे, क्या कहेंगे, परासरण, ऑस्मोसिस। ए इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो केमिस्ट्री तो चलाती हैं पार्लर वाली, अरे वो ब्लीच उलीच करती हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर तो ये वो, ठीक है, सारा का सारा वो ये प्रोसेस, मैं लगाई नहीं, मुझे पता है स्किन बेकार कर देता है, ठीक है, चलो देखें ध्यान से, स्किन बेकार कर देता है, मुझे पता नहीं, फिलहाल मैं पूछ लूंगा, ठीक है, अरे मत गए, यहाँ ब्यूटी पार्लर का कोर्स चल रहा है, ठीक है, इधर देखो, परासरण, परासरण की हम बात कर रहे हैं क्या, हम इससे पहले इस बात देखेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध का मतलब है आधा, पारगम्य का मतलब है पार, पार का मतलब पार हो गया, गम मतलब क्या होता है, जाना, गच गम गच्छ गच्छ गच्छामि, ठीक है, ये है जाना, और झिल्ली का मतलब समझ रहे हो आप, बड़ी पतली सी जाली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, तो मतलब आधी चीजें इस झिल्ली के पार निकल जाएंगी, सही है। अब आप झिल्ली को छोड़ करके पहले आप ये समझ लो, जैसे छलनी होती है, ठीक है, आटा छानते हैं, आटा छानते हैं तो आटा नीचे निकल जाता है, और जो मोटे मोटे कण होते हैं छानक, जिसे चोकर वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ रह जाता है, बाहर रह जाता है, ऊपर रह जाता है। चलना से चलाते हो गेहूं, तो गेहूं गेहूं नीचे निकल जाएंगे, चावल नीचे आ जाएंगे, और ऊपर आपका क्या रह जाएगा, जो हाँ कंकड़ होंगे, जौटा वगैरह होगा, वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो उसमें से कुछ चीजें नीचे आ गई, कुछ चीजें कहाँ रह गई हैं, ऊपर रह गई हैं। तो ठीक इस तरह से, जैसे मैं आपके लिए और थोड़ा बताऊं, आपने एक दुपट्टा लिया महीन सा, उसके ऊपर आटे को डाला, फिर उसे छाना, छानने के बाद में महीन आटे कण कहाँ निकलाएंगे, नीचे, और जो मोटा हिस्सा होगा वो कहाँ रह जाएगा, ऊपर। तो बस यही प्रोसेस हम द्रव में यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्या है, द्रवों में, द्रव क्या, हमने 2 द्रव ले लिए मान लीजिए,
अच्छा पहले जैसे छलनी है, वो छलनी झिल्ली क्या होगी इसे पहले देख लेते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है आधी चीजें तो पार चली जाएंगी, आधी चीजें पार नहीं जाएंगी। जिस प्रकार आपकी किस में जा रही थी, जिस प्रकार आपकी जा रही थी आटे में या फिर छानच में, गेहूं वगैरह में, तो आधी चीजें तो पार जा रही थी, आधी नहीं जा रही थी। इस झिल्ली को हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें होगा क्या, ये होती कहाँ है, मिलती कहाँ पे है। अंडा खा लेते हो हैं, सही, शुद्ध शाकाहारी, आलू बैंगन की तरकारी। ठीक, ये क्या है, क्या है ये, अंडा नहीं है वे यार, चौक से मैंने बनाया हुआ है सिर्फ इमेजिनेशन, मतलब मान लेते हैं अंडा। ठीक है, अंडे के ऊपर कितने कवर होते हैं जब तुम खा लेते हो, ये बताओ। हम्म? ऐसे बनता ही ना। अरे क्या यार, मतलब इंसान हूँ, मुर्गी बना सकती है पूरा अंडा। अरे ना भैया, तो उसकी शेप भी तो ऐसी है, अरे हम कैसे मान लीजिए अंडा हमारी है। मुर्गी ऐसे ही दे रही है चलो देखो कितना है, आपकी मुर्गी धोखा दे रही है। अंडे के ऊपर कितने कवर होते हैं, ये चार पांच तीन। तीन। बताओ तो कौन कौन से। एक तो शक्कर होता है, चक्कर, एक बक्कल होता है एक बक्कल होता है, और एक देखो अंडे के ऊपर होते हैं दो कवर। ठीक है, दो आवरण होते हैं, मैं बता रहा हूँ भी, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से। अरे हाँ भैया, एक तो होगा बाहर का जो हार्ड आवरण है, होता है बाहर कठोर आवरण, और दूसरा आवरण आपको तब पता चलेगा जब आप उस अंडे को उबालने के बाद उसके छिलके को, हाँ उसके छिलकों को जब निकालोगे, तो पन्नी जैसा जो होता है, अब वही अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, वही अर्धपारगम्य झिल्ली है वो अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, देखो ध्यान से, अब इसमें क्या होगा, हम अर्ध पारगम्य झिल्ली है तो इसका मतलब आधी चीजें चली जाएंगी, आधी मतलब कुछ चला जाएगा कुछ आ जाएगा इसमें। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस अंडे को डालेंगे हम तनु HCl में, तनु HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम इसे डालेंगे, अंडे को, जिंदा अंडे को। ठीक है, जब हम इसे डालेंगे तो इसके बाहर का जो हार्ड आवरण है, कठोर आवरण है, वो निकल जाता है। ठीक है, इसके बाहर का जो हार्ड कठोर आवरण होगा वो बाहर निकल जाएगा, और इसके अंदर रह जाएगा वो पन्नी में भरा हुआ द्रव है, वो जो पन्नी अंदर, जो अंदर वाला कवर था उसमें भरा हुआ द्रव रह जाएगा। इसे हम कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। समझ में आ रही इतनी बात, HCl में डाला, बाहर का आवरण निकल गया और अंदर क्या रहेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब हम इसे दो तरह से कंसीडर करेंगे, इसे मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, अंडे का मैंने छिलका उतार के रखा हुआ है, थोड़ी देर रखा रहने दो, और मैंने एक नहीं कितने को उतारे हैं, दो के उतारे हैं, दो अंडे लिए, दोनों के मैंने छिलके उतार दिए तनु HCl में डाल करके। ठीक है, और एक काम और कर रहे हैं, एक को हम डाल रहे हैं, एक छिलके को, ठीक है, एक को हम डाल रहे हैं आसुत जल में। आप ऐसे समझ लो क्या, ये हल्का फुल्का लग रहा है कि अंडा है। अरे मुर्गी जाने यार क्या दे रही है, हमें क्या मतलब। आसुत जल में एक को हमने क्या डाला, आसुत जल में, और दूसरे को हमने क्या डाला, काय में डाला है, ये आप वही कह सो डिस्टिलेंट वाटर है। ठीक है, दूसरे को हमने डाला है कि नमक का पानी हमने लिया, मतलब पानी लिया उसमें नमक घोल दिया। ठीक है, तो हमने इसे डाला है नमक और पानी, दोनों को मिला करके हमने डाला है। अब मुझे एक बात बता सकते हो, इस आसुत जल की सांद्रता ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी, नमक और पानी वाली, गाढ़ा कौन सा होगा भाई, इसमें मैंने अलग से अशुद्धि मिलाई हुई है, नहीं मिलाई है, तो ये गाढ़ा होगा, इसमें तो चीजें, तो ये कैसी होगी, सांद्रता अधिक, सांद्रता कैसी होगी, अधिक, और इसकी कैसी होगी, कम। इतनी बात समझ में आ गई। अब तक अंडे के साथ चलें, अब आगे बात कर रहे हैं थोड़ी सी, अब वो सारा का सारा पैटर्न वहीं पे छोड़ दो, अब अर्ध पारगम्य झिल्ली तो समझ गए, कुछ चला जाएगा कुछ क्या होगा, आ जाएगा। आप ये समझो वो झिल्ली जो है वो एक तरह से छलनी का काम करती है, मैंने उस झिल्ली को यहाँ पर रख दिया बीचों बीच में, उस झिल्ली को हमने यहाँ बीचों बीच में रख दिया है, हमने एक तरफ जो द्रव को भरा है, ठीक है, एक तरफ कोई दूसरे प्रकार का विलयन है, आप विलायक कह दो जैसी आपकी इच्छा हो, एक तरफ कोई दूसरे प्रकार का विलयन है और दूसरी तरफ हमने कोई दूसरे प्रकार का विलयन भरा है। ठीक, दो विलयन भरे हुए हैं, हम कह दे रहे हैं एक की सांद्रता कम है और एक की कैसी है, कहने का मतलब है एक कम गाढ़ा है एक ज्यादा गाढ़ा है। अब मुझे एक बात बताओ अपना दिमाग लगा करके, कि
कम गाढ़ा मतलब पतला, ठीक है, आप कह दो कम वाला कैसा होगा, पतला। चलेगा तेज कौन, चलेंगे तो दोनों, ठीक है, पतला तेज चलेगा ये जी गाढ़ा वाला तेज चलेगा, पतला वाला। अब ये पतला वाले के जाने के लिए जगह कहाँ, ये इससे इधर से इधर ही तो जाएगा, ठीक है, पतले को हम क्या कहते हैं, कम सांद्रता वाला। तो जब हम दो विलयन, एक की सांद्रता अधिक और दूसरी कैसी है, कम, उन्हें अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर देते हैं, तब कम सांद्रता वाले विलयन के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर चलने लगते हैं। मैं आपके लिए बताऊं, इसमें अणु दोनों चलते हैं, ये वाले भी इधर से इधर जाएंगे, लेकिन ये कम जाएंगे, गाढ़ा है ना, नहीं चल पाएगा तेज, ये हमारे आसानी से चल करके चले जाएंगे। तो अधिक जब हम दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखते हैं, तो विलयन कम सांद्रता वाले अणु अधिक सांद्रता वाले अणुओं की ओर तेजी से चलने लगते हैं, और ये तब तक जाते रहते हैं जब तक कि दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं, मतलब दोनों एक जैसे ना हो जाएं, ठीक है, जब दोनों की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं, इस घटना को हम क्या नाम देते हैं, परासरण कहते हैं। इस घटना को क्या नाम देते हैं, परासरण। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से बता रहा हूं, जब हम दो विलयनों को जिनमें से एक की सांद्रता कम, या आप ये कह दो जब हम अलग अलग सांद्रता वाले दो विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखते हैं, तब कम सांद्रता वाले विलयन के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं, प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। अब ये घटना होती कहाँ कहाँ पर है, एक तो मैंने आपके लिए अंगूर का उदाहरण दिया, जो कि आपने शायद ही अभी तक देखी हो, अंगूर किशमिश वाली नहीं देखी होगी। क्या आपने कभी ऐसा किया है, अरे बिल्कुल साइंस के हिसाब से सब कुछ तुम्हारे घर में ही घट रहा है, क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि चने बनाए हों, छोले छोले, ठीक है, छोले बनाते समय आप क्या करते हैं, शाम को उन्हें भिगो कर रख देते हैं, सुबह को वो उबल जाते हैं, या फिर सुबह को वो आप नहीं देखते हो कि फूल जाते हैं, ठीक है, आपने उस चने को, चना था जो आपके पास, आपने कहाँ रख दिया है, उस पानी के अंदर रख दिया है। अब पानी की तो सांद्रता कम है ना, ठीक है, तो कम सांद्रता से कहाँ की ओर पानी जाएगा, अधिक सांद्रता वाले की। तो पानी जो है उस चने के ऊपर के आवरण को पार करके कहाँ चला जाता है, चने के अंदर चला जाता है। यह प्रक्रिया काय की है, परासरण की है। राजमा, ठीक है, दाल, ठीक है, हाँ, ये सारी की सारी की प्रक्रिया नहीं। अब तुमने बनाया कभी खाना, हाँ, तुमने देखो मैं बताऊं, तुम खाना बनाना सीख लो, शादी वादी के बाद देख रहे हो, ठीक है, तो आज जा करके अम्मी से मालूम करना, कहना कि अम्मी के फूल जाएंगे, ये फूल जाएंगे, सब फूल जाते हैं। अब मतलब इतना तो आप एजम्पशन या अप्रोक्सीमेशंस भी लगा सकते हैं कि हाँ ये फूल जाएंगे, ठीक, हाँ, उन्हें बताना कि परासरण की क्रिया द्वारा ये फूलें, ठीक है, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली चलो देखो, तो क्या है कि परासरण की क्रिया द्वारा ये सारी की सारी चीजें क्या हो रही हैं, फूल जा रही हैं, ठीक है। तो फिर से मैं परासरण डेफिनेशन बता रहा हूँ, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को एक ही पात्र में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करके रखा जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन के अणु अधिक सांद्रता वाले की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इस घटना को हम परासरण कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, वालेकुम अस्सलाम। इस घटना को परासरण कहते हैं। जैसे राजमा, चना, दाल को हम पानी में भिगो कर रखते हैं तो ये फूल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ, अरे कहा नहीं लिखो मत, मतलब बेकार थोड़ी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल एग्जैक्ट लिखना। अब ध्यान सुनो, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम आ रहे हैं अंडे के पास, फिर से दोबारा से लौट करके मैंने जो बताया था कम अंडा कम सांद्रता से कहाँ जा रहे हैं, अधिक सांद्रता की ओर। कम सांद्रता से कहाँ जाएंगे, अधिक सांद्रता की ओर, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, मैंने क्या बताया, एक अंडे को मैंने रखा है आसुत जल में जिसकी सांद्रता कैसी होगी, कम, और एक को मैंने रखा है शुद्ध, मतलब नमक के साथ मिला करके, उसकी सांद्रता कैसी होगी, अधिक। अब एक बात बताओ, इसकी सांद्रता कम है तो अणु कम सांद्रता से कहाँ प्रभावित होंगे, अधिक सांद्रता की ओर, इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाएंगे तो ये अंडा कुछ समय के बाद क्या होगा, फूल जाएगा। सेम यहाँ पर होना है, लेकिन इसकी सांद्रता आपकी बार कैसी हो गई है, अधिक, अधिक हो गई है, तो कम सांद्रता अंदर की रही होगी, तो कम सांद्रता अधिक सांद्रता ही होंगे। अब की बार में ये सिकुड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? मैं समझ गई भैया, देखो जब अंडे उबालते हैं तब वो फूल जाते हैं, जब अंडे फ्राई करते हैं और करते हैं तब वो सिकुड़ जाते हैं।
क्या बात है तुम लोग यार। तुम ऐसा तुम ही बना लो आकर के। चलो सही है, समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो प्रोसेस है ये क्या हमारा कहलाता है? परासरण कहलाता है। बाकी इसे मैं आपके लिए लिखवाऊंगा, लिखवाऊं क्या, अभी लिखवा ही दे रहा हूँ, टाइम है अभी 2-4-6 मिनट। ठीक है, परासरण कहलाती है। लिखो जैसे, जैसे लिखो